नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। तो हम लोग देख रहे थे दृष्टि पब्लिकेशन का जो एनसीईआरटी सीरीज है हिस्ट्री का क्लास 6 से लेकर 12 तक, उसे देख रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर 9 तक कर लिए थे क्लास 7 का। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 देखेंगे। चैप्टर नंबर 10 है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, औरंगजेब के बाद मुगल उत्तराधिकारियों के सामने जो आर्थिक राजनीतिक संकट उत्पन्न हुए उसके प्रमुख कारण थे। पहला कारण, औरंगजेब का दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधन का बड़ी मात्रा में खर्च करना। दूसरा, प्रशासनिक कार्यकुशलता में कमी, जिसके कारण मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों का वश में करना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। और तीसरा है, सूबेदारों का सैन्य प्रशासन एवं राजस्व कार्यालय में नियंत्रण का खत्म होना। और चौथा कारण है, विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले कृषक एवं जमींदारों के विद्रोह। तो चलिए इसमें देखते हैं इनमें से कौन कौन से कारण हैं। तो इनमें से कौन कौन से कारण था प्रमुख, तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, पहला, दूसरा और चौथा। देख लेते हैं इसका व्याख्या साथ में। कारण तीसरा जो है वह गलत है, अर्थात औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व एवं सैन्य प्रशासन अर्थात दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, मजबूत किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में भी कमी आने लगी और उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलनों ने इस समस्या को और भी अधिक गंभीर बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत के किस जगह पर आक्रमण करके उसे लूटा था? तो किसे लूटा था? ये दिल्ली को नादिर शाह ने। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य में पैदा हुए आर्थिक एवं राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर संपूर्ण नगर को लूटा। नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल के दौरान हुआ था। उस समय जो था कौन था का मुगल था बादशाह मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। नादिर शाह के आक्रमण के बाद किस अफगान शासक ने उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण किया था? तो नादिर शाह के आक्रमण के बाद कौन सा अफगान शासक था जिसने उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण किया था? तो ये आपका हो गया अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से लेकर 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और उसे लूटा, अर्थात लूटपाट मचाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात बने 3 प्रमुख राज्यों तथा उनके संस्थापक के संदर्भ में कौन से सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा जो सही सुमेलित किया गया है? तो देखिए, हैदराबाद निज़ाम उल मुल्क, असफ जाह बंगाल में मुर्शिद कुली खां और अवध अजीउद्दीन। तो इनमें से कौन सा सही दिया गया है? और इसमें जो दिया गया ये पहला और जो दूसरा ये सही दिया गया, तीसरा ये गलत है। इसका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी। देखते हैं इसका व्याख्या। निज़ाम उल मुल्क असफ जाह ने हैदराबाद की स्थापना की। यह मुगल बादशाह फर्रुखसियार के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था और 1720-22 के मध्य दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से असफ शाह के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन के उपद्रव और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर वह इस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। कौन बन गया? निज़ाम उल मुल्क। मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया और मुर्शिद कुली खां नायाब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे। बाद में इसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमा लिया।
अजीउद्दीन ने नहीं बल्कि बुरहान उल मुल्क सआदत खान ने, याद रहेगा ये रखिए, सआदत खान ने अवध राज्य की स्थापना की। सआदत खान ने 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। सआदत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था तथा उत्तर भारत और बंगाल के बीच व्यापार का एक मुख्य मार्ग भी उसी से होकर गुजरता था, अर्थात अवध से होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद जिन 3 प्रमुख राज्यों अवध, बंगाल एवं हैदराबाद का उदय हुआ, उन्होंने राजस्व अर्थात कर वसूलने का कौन सी व्यवस्था अपनाई थी? तो इसके द्वारा इजारेदारी व्यवस्था अपनाया गया था। यद्यपि अवध, बंगाल एवं हैदराबाद राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, किंतु ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे। विशेषतः वे जागीर व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखते थे। इसलिए इन तीनों राज्यों ने राजस्व वसूली के लिए जमींदारी के बजाय इजारेदारी अर्थात एक राजस्व कृषक के साथ ठेके पर लिए। इजारेदारी की प्रथा जो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी, 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 18वीं सदी में सिख नेता बंदा बहादुर ने किस क्षेत्र में अपने प्रशासन की स्थापना की? 18वीं सदी में सिख नेता बंदा बहादुर ने किस क्षेत्र में अपने प्रशासन की स्थापना की थी? तो ये रावी व्यास सतलज यमुना के बीच के क्षेत्र में किया था। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम वाले सिक्के भी गड़गाकर चलवाए और अपने शासन को सार्वभौमिक बताया। सतलज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में अपने प्रशासन की स्थापना की और 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सिखों से संबंधित मिसल क्या थे? तो ये क्या था? मिसल ये योद्धाओं का एक समूह हुआ करता था। उसी मिसल में से एक मिसल रणजीत सिंह आते थे। मिसल सिख योद्धाओं के समूह थे और 18वीं सदी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले अर्थात जत्थे में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलते थे। इन बैठकों में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। उन्हें गुरुमत्ता अर्थात गुरु का प्रस्ताव कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। राखी व्यवस्था का संबंध किससे है? तो राखी व्यवस्था का संबंध किससे है? तो ये आपका सिख धर्म से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी हो जाएगा सिख। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 में किस जगह को अपनी राजधानी बनाया था? तो लाहौर को। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। मराठों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, शिवाजी ने एक अस्थायी राज्य की स्थापना शक्तिशाली योद्धा परिवार अर्थात देशमुखों की सहायता से की थी। दूसरा कह रहा है,
मराठों ने 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिया। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों। देखते हैं। मराठा राज एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों अर्थात देशमुखों की सहायता से एक अस्थायी राज की स्थापना की। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसने सैन्य सफलतापूर्ण पूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई और 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए और 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देखिए, पहला है लोहार एवं बंजारे शिवाजी के समय मराठे की सेना में मुख्य आधार बन गए। दूसरा, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज में प्रभावी शक्ति पेशवा अर्थात प्रधानमंत्री के हाथ में रही। तो इनमें से कौन सही दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा, अर्थात केवल दूसरा ये सही दिया गया, बाकी ये गलत है। देखते हैं इसका व्याख्या क्यों गलत दिया गया है। शिवाजी के काल में अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक योद्धा अर्थात कुणबी मराठा की सेना के मुख्य आधार बने। अत्यंत गतिशील कृषक और पशुचारक योद्धा अर्थात कुणबी मराठा की सेना के प्रमुख आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा अर्थात प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज की राजधानी बन गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। नीचे दिए गए कथनों एवं कारणों पर विचार कीजिए। इसमें कथन और कारण दिया गया, हमें देखना है कथन का कारण सही है या नहीं दिया गया सही। तो कथन है, पेशवाओं की देखरेख में मराठाओं ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। उसका कारण कह रहा है कि पेशवा मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर लेकर उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेते थे। पेशवा मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर लेकर उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेते थे। तो इसका क्या कारण सही दिया गया है? तो देखिए, इसका हो जाएगा गलत है, कारण गलत दिया गया। इसका कथन जो है वो सही, अर्थात सी हो जाएगा। ए सत्य है और आर असत्य है। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। पेशवाओं की सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद और कुमक अतिरिक्त सैनिक सहायता आने के रास्ते आसानी से रोका जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, चौथ और सरदेशमुखी का संबंध किससे था? तो आप लोग जानते होंगे चौथ और सरदेशमुखी का जो संबंध था ये मराठा से संबंधित था। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई। साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर एक प्रकार का टैक्स था वसूलने का अधिकार मिल गया। अब चौथ क्या था? तो जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन के इलाकों में मराठा वसूलते थे। और सरदेशमुखी क्या था? तो दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% ये हिस्सा हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। नीचे दिए गए कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कथन है,
1737 में बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। दूसरा, मराठों ने उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूरब में बंगाल और उड़ीसा तक तथा दक्षिण में कर्नाटक तथा तेलुगु प्रदेशों को अपने साम्राज्य में प्रत्यक्ष रूप से मिला लिया। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो इसमें जो कथन है केवल पहला कथन सही है, इसका दूसरा कथन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया देखते हैं। 1737 में बाजीराव प्रथम के द्वारा दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूरब में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गए। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। (1761) में मराठों की पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की पराजय का प्रमुख कारण था। तो 1761 में जो मराठा और के बीच लड़ाई हुआ था, ये आपका पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुआ था, मराठा उधर से कौन लगा था, जो अफगानिस्तान का जो शासक था उसके बीच में हुआ था। तो देखिए मराठा की पराजय का इसमें कौन सा प्रमुख कारण था? तो देखिए मराठों के घुड़सवारों की संख्या में कम होना। दूसरा कारण कह रहा अहमद शाह अब्दाली के द्वारा मराठा के प्रमुख योद्धाओं को अपने दल में शामिल करना। तो अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था ये आपका पानीपत तीसरा युद्ध। और चौथा कह रहा है मराठा सैनिक का युद्ध क्षेत्र में बीमार पड़ जाना और मराठों के सैन्य अभियान के कारण अन्य शासकों का उनके खिलाफ हो जाना। तो इसमें से पूछा गया था जो हारने का कौन सा प्रमुख वजह रहा। 1761 में जो मराठा के पानीपत के तीसरी लड़ाई हुआ था, तो इसमें मराठा का जो पराजय था, हारने का जो मुख्य कारण था उनमें से ऑप्शन डी है, अर्थात मराठों के सैन्य अभियान के कारण अन्य शासकों का उनके खिलाफ हो जाना। साम्राज्य विस्तार के लिए मराठा के द्वारा किए गए सैन्य अभियान के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। साम्राज्य विस्तार के द्वारा मराठों को संसाधन का भंडार तो मिल गया, मगर इसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, मालवा में मराठा अभियान ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास एवं समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। दूसरा, मराठों द्वारा नियंत्रित इलाके में वाणिज्य व्यापार पूरी तरह नष्ट हो गए। तो इनमें से कौन सा पूछ रहा सत्य कथन दिया गया है? तो देखिए केवल पहला हो जाएगा, ये पहला जो है ये सही दिया गया है। पहला कथन सत्य है तथा दूसरा असत्य। मालवा क्षेत्र में अवस्थित उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला और बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसे अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। किस जाट नेता के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज के रूप में उभरा? तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा और सूरजमल। देखते हैं इसका व्याख्या। सूरजमल के राज में भरतपुर जो राजस्थान में अवस्थित है शक्तिशाली राज के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। जाट समृद्ध कृषक थे और
उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 18, जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल किस जगह बनवाया? अर्थात जाटों के द्वारा जो अंबर और आगरा के जो शैलियाँ था वो दोनों को मिलाकर एक विशाल बाग महल का निर्माण करवाया गया। उसका क्या नाम है? उसका नाम है डींग। ऑप्शन हो जाएगा सी। दीग के किले का निर्माण सूरजमल के द्वारा करवाया गया, जहां भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली एवं में बनाया गया था। दीग के किला का निर्माण सूरजमल के द्वारा करवाया गया है, जहां भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया है। वहीं दीग में अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनाया गया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है इस चैप्टर का और लास्ट क्वेश्चन है। नादिर शाह ने जब भारत में मुगलों के ऊपर आक्रमण किया था तब उसे किन क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग मिला था? तो उसे मराठा, सिखों, ये दोनों का सहायता मिला था। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा बी। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया था तब उसके पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 सैनिक मराठों से लिए और 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सब के बलबूते हुआ मुगलों से लड़ा। ठीक है, चलिए, तो जो हमारा चैप्टर था ये क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10, इसे हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ये तो आपका हो गया न्यू जो एनसीईआरटी का उससे संबंधित ये चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे जो ओल्ड एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसे भी देखेंगे, क्योंकि जो बुक है इसमें दोनों दिया गया। पहले न्यू एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया गया, फिर ओल्ड एनसीईआरटी का जो कुछ चैप्टर है उसका भी उसमें दिया गया है। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसे भी देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।